डिलाइट आईएएस में मैं कीवी सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और आप अपने पीटी 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम अपने टॉप 500 सीरीज में हिस्ट्री शुरू करने वाले हैं। इससे पहले आर्ट एंड कल्चर की 2 क्लासेस आ चुकी हैं जो कि कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, उससे पहले पॉलिटी की क्लासेस आ चुकी हैं। इसके साथ साथ ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट की भी क्लासेस आ चुकी हैं। आप जाके हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। देखिए, जितने भी ये टॉप 500 क्वेश्चन इसमें जो इंक्लूड किए जा रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से देखे हुए हैं और उनके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें से लिए हैं। तो ये आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो आई होप आपने ये वीडियोस देखे होंगे और जिन्होंने नहीं देखे हैं मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाइए और इसके वीडियोस को देखिए। तो आज हम शुरू करते हैं टॉप 500 सीरीज में हिस्ट्री में हम सबसे पहले प्राचीन भारत के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं हम अपने सबसे पहले सवाल को। हमारा क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तक्षशिला और वाराणसी चिकित्सा और शिक्षा के केंद्र थे। दूसरा, चिकित्सा के क्षेत्र में चरक संहिता और सुश्रुत संहिता महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और तीसरा, वैदिक काल के लोग अनाज को किण्वित करने, चमड़े की टैनिंग और रंगाई की प्रक्रिया से अवगत है। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा क्वेश्चन सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें डी ऑप्शन सही है। ठीक है, 1, 2, 3 ये तीनों ही सही है। देखिए, 600 ईसा पूर्व से अगर हम विज्ञान के संगत देखें तो यह अवधि शुरू हुई थी। तक्षशिला और वाराणसी दोनों ही चिकित्सा और शिक्षा दोनों के ही केंद्रों के रूप में उभरे हुए थे और बहुत महत्वपूर्ण केंद्र थे। और इसके साथ साथ जो दूसरा ऑप्शन चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, ये दोनों ही चिकित्सा मेडिकल की जो मेडिसिन का जो क्षेत्र है उससे जो रिलेटेड थे, बहुत अच्छा ग्रंथ था और बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ था। इसके साथ साथ वैदिक काल के लोग धातु कर्म को भी जानते थे। इसके साथ साथ अनाज और फलों को किण्वित करने, चमड़े की टैनिंग और रंगाई की प्रक्रिया से भी अवगत थे। पहली शताब्दी ईस्वी तक लोहा, तांबा, चांदी, सोना जैसी धातुओं और पीतल एवं कांस्य जैसी मिश्र धातुओं का भी बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मगध 16 जनपदों में से एक था जो सबसे शक्तिशाली और एक विशाल राज्य के केंद्र के रूप में उभरा। दूसरा, अजातशत्रु मगध का साम्राज्य का पहला राजा था। तीसरा ऑप्शन, पाटलिपुत्र मगध की पहली राजधानी थी। इसमें हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। इसमें जो केवल एक पहला कथन है वही सही है। ठीक है, महाजनपदों के बीच जो राजनीतिक लड़ाई हुई थी उसमें मगध एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा था और विशाल साम्राज्य के केंद्र के रूप में भी उभरा था। यह बहुत महत्वपूर्ण मतलब कह सकते हैं जो महाजनपद था, बहुत महत्वपूर्ण महाजनपद था और बहुत शक्तिशाली। मगध का सबसे पहला जो शासक था वह राजा बिंबिसार था, ना कि अजातशत्रु। ठीक है, इन्होंने 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक लगातार 52 वर्षों तक शासन किया था। उसके बाद उनके पुत्र अजातशत्रु ने या तो उन्हें मार डाला था या उन्होंने आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था, जो स्वयं बाद में उन्होंने सिंहासन लिया। इसके साथ साथ अजातशत्रु ने मगध की राजधानी को गिरिविराज यानी जो आज का राजगीर है उसके से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। तो इसका ये मतलब रहता है कि पाटलिपुत्र उसकी पहली राजधानी नहीं थी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। उत्तरामेरु अभिलेख किससे संबंधित है? पहला, श्रीलंका में प्रांत के प्रथम के नौसैनिक अभियान से। बी, चिदम्बरम में नटराज मंदिर से। सी, मौर्य साम्राज्य में सैन्य प्रशासन से। डी, चोल साम्राज्य के तहत ग्राम प्रशासन से। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन जो डी है ना वो सही है। ठीक है, देखिए, शाही चोल वंश के जो संस्थापक थे वह विजयालय थे। ठीक है, उन्होंने 815 में मुरैताया से तंजौर पर कब्जा कर लिया और दुर्गा मंदिर का निर्माण किया था। उसके बाद उनके पुत्र आदित्य ने अपराजिता को हरा के पल्लव साम्राज्य का अंत कर दिया था और वहां पे कब्जा कर लिया था। जो परांतक प्रथम थे वह महत्वपूर्ण प्रारंभिक चोल राज्यों में से एक था। उन्होंने पांड्यों और सीलोन के शासकों को हराया था, लेकिन तकोकलम के प्रसिद्ध युद्ध में उन्हें राष्ट्रकूटों से हार का सामना करना पड़ा था। उन्होंने चिदम्बरम के प्रसिद्ध नटराज मंदिर के विमान को भी सोने की छत प्रदान की थी। और इसके साथ साथ जो उन्होंने जो प्रसिद्ध वहाँ पे अभिलेख लगाया था जिसके बारे में इसमें डिस्कशन हो रहा था, उत्तरामेरु अभिलेख, उसके बारे में भी उन्होंने वहाँ पे गढ़वाया था और उन्होंने उसी के अंतर्गत चोल शासन के अधीन जो ग्राम शासन का विस्तृत वर्णन है वह बताया था और यह उनके ही शासन काल के हैं। ठीक है,
देखिए, चोलों का ना जो ग्रामीण शासन काल था वह बहुत अच्छा था, तो इसलिए ये हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सातवाहन राजा मुख्य रूप से अपने सिक्कों के लिए चांदी और सोने का इस्तेमाल करते थे। दूसरा, सातवाहन के सिक्के किसी भी सौंदर्य या कलात्मक गुणों से रहित होते थे। और तीसरा, सातवाहन के सिक्के अपने राजवंशीय इतिहास के लिए अपने के लिए एक मूल्यवान स्रोत सामग्री का निर्माण करते थे। इसमें हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, 2 और 3। इसका मतलब है कि सातवाहन जो शासक थे उनके जो सिक्के थे वह बहुत ही सिंपल सादे सिक्के होते थे, उसमें किसी भी प्रकार की नक्काशी वगैरह नहीं की जाती थी। और इसके साथ साथ इन्होंने एक बहुत यह जो सिक्के रहे हैं वह उनके राजवंशीय इतिहास का एक मूल्यवान स्रोत रहे हैं और उनकी स्रोत सामग्री का भी उन्होंने निर्माण किया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, यह है कि अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। महापाषाणकालीन दफनाने की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, दक्षिणी प्रायद्वीप का लौह युग अक्सर महापाषाणकालीन दफनाने की प्रक्रिया से संबंधित है। दूसरा, दफन गड्ढों में काले और लाल मिट्टी के बर्तन, लोहे की कलाकृति जैसे कुदाल और हंसिया के छोटे हथियार पाए गए हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना, सही नहीं है। ठीक है, देखिए इसमें मैंने भी गलती करी थी, इसमें ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो इसमें ऑप्शन डी, ना तो एक सही है ना तो दो। ठीक है, दक्षिणी प्रायद्वीपीय का लौह युग अक्सर महापाषाणकालीन दफनाने की प्रक्रिया से ही संबंधित है। ठीक है, तो इसमें ये जो बताना है कि कौन से ऑप्शन सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन मैंने क्या बताया, डी, ना तो एक ना तो दो, यानी कि दोनों ही सही हैं। ठीक है, महापाषाण का क्या अर्थ है? महापाषाण का अर्थ है बड़ा पत्थर होता है। कब्रगाहों को अधिकतर इन पत्थरों से ढका जाता है। ऐसी कई कब्रें हमें दक्षिण भारत में पाई गई हैं। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण जो स्थल है वह कर्नाटक के हल्लूर, मस्की, आंध्र प्रदेश के नागार्जुंडा और तमिलनाडु में आदि चंचलूर हैं। ठीक है, और ये दफन गड्ढों में हमें काले और लाल मिट्टी के बर्तन, लोहे की कलाकृतियां जैसे कुदाल और हंसिया जैसे भी छोटे वहाँ पे हमें बहुत सारे वो देखने को मिलते हैं। जिस प्रकार के हथियार देखने को मिले हैं, ये कहाँ मिले हैं? कब्र के अंदर मिले हैं हमें। ठीक है, कब्र में भी इस तरीके की चीज़ें मिली हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अशोक ने बुद्ध के संदेश को फैलाने के लिए अपने बेटा और बेटी को श्रीलंका भेजा। दूसरा, सुंडो पहले बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने बुद्ध की मूर्ति और सूत्र लेकर कोरिया में प्रवेश किया था। इसमें हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है, तो इसका ऑप्शन सी सही है, दोनों ही कथन सही हैं। ठीक है, राजा अशोक ने भारत के बाहर बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए बहुत प्रयास किए थे। उन्होंने अपने बुद्ध के संदेश के लिए अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था और बौद्ध धर्म को प्रसार के लिए उन्होंने वहां पे ज्ञान देने के लिए भेजा था। ठीक है, बौद्ध धर्म चीन के रास्ते से कोरिया पहुंचा था। सुंडो पहला बौद्ध भिक्षु था जिसने 352 ईस्वी में बुद्ध की मूर्ति और सूत्र लेके उन्होंने कोरिया में प्रवेश किया था। उसके बाद आचार्य मल्लानंद आए जो 384 में वहां पहुंचे और बौद्ध ग्रंथों को कोरियाई लोगों के द्वारा 6000 खंडों में मुद्रित किया गया था। ठीक है, तो मतलब बौद्ध ग्रंथ एक ऐसा, बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जो भारत के बाहर काफी अच्छी स्थिति में फैला हुआ है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये ना मैचिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हमें एक तरफ लेखक दिए हुए हैं और एक तरफ साहित्यकार। देखिए, जो ऑथर होते हैं और उनसे जो जुड़ी हुई रचना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कई बार आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा जिसमें आप मैचिंग करने के लिए आ जाता है। सिर्फ स्टेट पीसीएस के साथ साथ और यूपीएससी दोनों में ही आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो पहला है बाणभट्ट, इनका साहित्यिक काल लिखा गया है हर्षचरित। दूसरा है हरिसेना जिसका राजतरंगी। तीसरा कलहड़ जिनका है मूशिका वंश। इसमें हमें बताना है कि कौन सा कथन, इसमें कौन सा युग्म सही है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। इसमें सिर्फ एक जो मतलब सिर्फ हर्षचरित है वह बाणभट्ट द्वारा रचित है। यह भारतीय जो सम्राट उस समय के हर्ष थे उनकी जीवनी है। ठीक है, और यह 7वीं शताब्दी में लिखा गया है और इसके जो हर्षचरित वह जो बाणभट्ट है वह संस्कृत के लेखक थे। उसके बाद जो राजतरंगिणी है वह उत्तर पश्चिम भारतीय उपमहाद्वीप में विशेष रूप से कश्मीर के राजाओं का एक पौराणिक और ऐतिहासिक इतिहास है। यह संस्कृत में कश्मीरी इतिहासकार कलहड़ द्वारा लिखी गई है। ठीक है, यह 12वीं शताब्दी के दौरान लिखी गई थी। इसमें 7, 8, 2, 6
श्लोक है जो तरंग नाम से 8 पुस्तकों में विभाजित है। और जो मूषिका वंश है यह एक संस्कृत भाषा का महाकाव्य जो अतुल द्वारा रचित है। यह केरल के मूषिका वंश के पौराणिक इतिहास का वर्णन करता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ऋग्वेदिक काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वेद शब्द विद धातु से बना है जिसका अर्थ है जानना। दूसरा, ऋग्वेदिक राज्य व्यवस्था सामान्यतः राजतंत्रीय थी और उत्तराधिकारी वंशानुगत आधारित था। तीसरा, ऋग्वेदिक कार्य के दौरान आर्यगंगा क्षेत्र तक ही सीमित थे। इसमें हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन ए सही है, 1 और 2 यही दोनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, वेद जो शब्द है वह विद धातु से बना है जिसका अर्थ होता है जानना। ठीक है, वेद का अर्थ दूसरे शब्दों में श्रेष्ठ ज्ञान के बारे में बताया गया। देखिए, ऋग्वेदिक युग या जो प्रारंभिक वैदिक काल था वह 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व था। ऋग्वेदिक काल के दौरान आर्य ज्यादातर सिंधु क्षेत्र तक ही सीमित है। सिंधु ऋग्वेद में हमने सप्त सिंधु या 7 नदियों की भूमि के बारे में उल्लेख किया गया, जिसमें सिंधु सरस्वती के साथ साथ पंजाब की जो 5 नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज शामिल है। ठीक है, यानी कि उत्तर भारत में ज़्यादातर हम देखते हैं कि सिंधु जो आर्यों का जो शासनकाल था। ऋग्वेदिक राज व्यवस्था सामान्यतः जो थी वह राजतंत्रीय थी और उत्तराधिकारी वहाँ पर वंशानुगत आधारित थे। राजा और उसके प्रशासन में पुरोहित या पुजारी और सेनानी या सेना के कमांडर द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी और इस तरीके से ही चीज़ें की जाती थी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कृष्णदेव राय ने तेलुगु में शासनकाल पर आधारित की गई थी। ठीक है, पहली है रायवाचकम, दूसरी जामवती कल्याणम, तीसरी सत्यवधु परिणय, चौथा अमुक्तामाल्यदे। ठीक है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें ऑप्शन डी सही है। ठीक है, अमुक्तामाल्यदे। ठीक है, यह एक तेलुगु महाकाव्य है जिसकी रचना 16वीं शताब्दी की शुरुआत में विजयनगर के जो सम्राट कृष्णदेव राय थे उन्होंने की थी। यह तेलुगु साहित्य की एक उत्कृष्ट कलाकृति मानी जाती है। इस महाकाव्य में पेरवी झावर की बेटी गोदा देवी की प्रसिद्ध कहानियां आधारित है, जो भगवान रंगनाथ के लिए बनाई गई मालाओं को देवताओं को अर्पित करने से पहले पहनती है, इसलिए यह नाम है अमुक्तमाल्यादे, अर्थात जो पहनता है और माला प्रदान करता है। इस प्रकार से ये बना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बौद्ध और जैन साहित्य के इतिहास में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बौद्ध विहित साहित्य पाली भाषा में लिखा गया है। दूसरा, बौद्ध और जैन धर्म में किसी भी रूप से संस्कृत का प्रयोग करने से परहेज किया गया था। इसमें हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, तो दूसरा जो ऑप्शन है वह सही नहीं है। ठीक है, वैदिक काल के बाद पाली और जो प्राकृत भाषाएं थे वह भारतीय द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं थी। भगवान बुद्ध ने 500 ईस्वी पूर्व में अपने उपदेश देने के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया था। बौद्ध विहित जो बौद्ध की जो रचनाएं हैं या जो जितनी भी रचनाएं हैं, जो त्रिपिटक है वह पाली में ही रचित है। बौद्ध साहित्य में संस्कृत का भी प्रयोग है, इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है बौद्ध और जैन धर्म दोनों ही भाषाओं में कि यहाँ पर संस्कृत भाषा से परहेज किया गया है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। आज 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब एंशिएंट इंडिया मतलब प्राचीन भारत का एक और वीडियो आएगा। उसके बाद फिर हम प्राचीन भारत, उसके बाद फिर हम मध्यकालीन भारत और फिर मॉडर्न इंडिया करेंगे। ठीक है, मॉडर्न इंडिया जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो उसकी जो क्लासेस है मतलब जो उसके जो क्वेश्चन है वो सबसे लंबे रहेंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए जहाँ पे आपको हमारी फ्री PDF मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।